यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज से हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। सॉरी फॉर दैट कि लास्ट 7 दिनों से 1 वीक से आपकी कोई भी क्लासेस चैनल पर नहीं हो पाई हैं। कुछ इमरजेंसी सिचुएशन थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसके कारण 7 डेज से आपकी क्लासेस हैं जो स्टॉप थी। तो आई होप आप सभी का, जिन भी लोगों ने नॉर्सेट का पेपर दिया होगा 3 जून को, सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा और सभी ने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे है जो पेपर्स तो देखा ही होगा। बट कल आपको मॉर्निंग में पेपर पूरे जो 200 क्वेश्चंस आए थे वो आपको चैनल पे अपडेट कर दिए जाएंगे। बहुत सारे लोगों के डाउट हैं कि क्या पेपर है जो लीक हो गया था पहले से ही नॉर्सेट का, तो वो मुझे कंफर्म नहीं है। आज हम बात करेंगे अब जो अपकमिंग टाइम में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अपकमिंग टाइम में है जो DMER महाराष्ट्र का पेपर है, सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए स्टाफ नर्स के लिए जो बम्पर वैकेंसी निकली उसके लिए एग्ज़ाम है। MP ग्रुप 5 का पेपर है जो MPESB जो यहाँ पे नाम दिया गया है वो NHM ने फिर से वैकेंसी निकाली है तो उसके लिए। तो अब आज से आपकी जो सॉलिड सिलेक्शन क्लासेस रहेंगी वो डेली आपकी एक क्लास है जो रहेगी, साथ में जैसा मैंने आपको पहले भी क्लासेस कराई हैं साथ में पेपर्स भी ऐड करते गए हैं तो वो भी यहाँ पे किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो UPUMS का जो सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए जो आपका एग्ज़ाम होना है उसका पूरा ऑफिशियल पेपर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको पेपर कैसा आएगा। तो पूरा पेपर 200 पेपर आते हैं वो आपको कल की क्लास में जो आपको समझाया जाएगा। DMER का ऑलरेडी हम फर्स्ट सेक्शन है जो सॉल्व कर चुके हैं, सेकंड सेक्शन भी आपके साथ बहुत ही जल्दी सॉल्व है जो किया जाएगा। जितनी भी पेंडिंग क्लासेस रही उनको हम 1 वीक में है जो डेली जो हमारी एक क्लास होती थी पेपर्स की और एक है जो आपकी MCQ बेस्ड क्लास होती थी और उसको बढ़ा के 3 क्लासेस कर दी जाएंगी, जिससे आपका जो 1 वीक का जो भी लॉस हुआ है वो आपको यहाँ पे पूरा किया जाएगा। तो अब हम बात करेंगे कि जो अभी अपकमिंग टाइम में वैकेंसी निकलती आ रही हैं तो क्या ये सिलेबस आपका काम करेगा? यस, बिल्कुल करेगा। जिन्होंने भी DMER का पेपर देखा होगा महाराष्ट्र का और जो लोग नॉर्सेट का पेपर देने गए थे तो बहुत सारे लोगों के मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में मैसेज भी आए हैं कि ये पेपर है जो नॉर्सेट एम्स में किया गया है और DMER का पेपर है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैच हुए हैं और मैंने ओनली जो 150 क्वेश्चन आते हैं DMER में 75 क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे, बाकी रिमेनिंग है जो छोड़ दिए थे वो अभी हम है जो नेक्स्ट जो कल क्लास होगी उसमें आपको कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से मैं आप सभी से बार बार कहती हूँ कि जो भी पेपर्स आपको मिलते हैं आप उनको सॉल्व किया कीजिए। अब जो भी लोग MP ग्रुप 5 स्टाफ नर्स के ऑफिशियल पेपर्स लेना चाहते हैं डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके पेपर्स ले सकते हैं आपको, जिसमें 10 पेपर रहेंगे, सभी सॉल्व होंगे। चार्ज आपको 75 रुपीज़ बस लगने वाला है। MP NHM CHO ऑल इंडिया CHO सभी टाइप का आपका जो मटेरियल है वो आपको अवेलेबल है। आपको सीधा है जो व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट करना है, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन ऐड किया गया है वो ये रहा है यहाँ पे, व्हाट इज़ द नॉर्मल MUAC इन नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी। तो अभी अब जो हमारी क्लासेस रहेंगी, जो अभी क्लासेस रहेंगी आपके लिए, तो आपका जो स्टेट लेवल पे जो भी एग्ज़ाम है अलग अलग जगह उनके लेवल की क्लासेस होंगी यहाँ पे, क्योंकि यदि DMER की बात करें आप, MP ग्रुप 5 की बात करें, NHM की बात करें तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपको। और यदि आपको बिलीव ना होता हो तो चैनल पर ऑफिशियल पेपर्स भी ऐड हैं तो आप उनको जाके भी अपना है जो कंफर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज़ द नॉर्मल MUAC इन नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी। तो नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी में मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस है जो कितना होता है, 12 to 16 सेंटीमीटर, 9 to 11 सेंटीमीटर, 16 to 17 सेंटीमीटर या फिर 20 to 21 सेंटीमीटर। तो MUAC कितना होता है नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी में। सर्कमफेरेंस है ये आपका जो न्यूट्रिशन वाला सेक्शन है उसमें भी आपको पूछा जाता है यदि आप CHO के एग्ज़ाम देते हैं तो। यदि आप डायरेक्ट एग्ज़ाम देते हैं NHM या फिर ग्रुप 5 के लिए या DMER के लिए तो उसमें या तो आपको एक रेंज दी जाएगी और पूछा जाएगा कि बच्चा कुपोषित है या नॉर्मल है। तो नॉर्मल मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस होता है वो होता है कितना, 9 से 11, कितना 9 to 11 सेंटीमीटर। जो MUAC चेक करने के लिए एक टेप यूज़ किया जाता है वो टेप कहलाता है आपका साकिर टेप। ये इस तरीके से है जो ये आपका साकिर टेप एग्ज़ाम में आता है। रेड बैंड है मतलब कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा माल नरिश्ड है वो बच्चे को
तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ग्रीन है मतलब बच्चा ओके है, और यदि येलो बैंड आता है तो मतलब कि बच्चा क्या है, बच्चे को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल MUAC की हम बात करें तो ये कितना होता है, 9 से 11 नॉर्मल में। यदि 1 साल के एज ग्रुप की बात करें तो 12 to 16 सेंटीमीटर। 1 से 5 साल तक सेम रहता है। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि 1 साल से 5 साल तक जो MUAC है वो 16 से 17 सेंटीमीटर तक रहेगा। फिर 12 ईयर से 70 to 18, 15 ईयर से लेकर एडल्टहुड तक 20 to 21 सेंटीमीटर। फिर ये डिपेंड करता है आप कितनी मसल्स बनाते हैं, जिम जाते हैं, कि आप अपना अकेला पेट बस बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर MUAC है जो लेफ्ट अपर आर्म में जनरली चेक किया जाएगा। किस तरीके से, मिड पॉइंट बिटवीन द टिप ऑफ द शोल्डर एंड द टिप ऑफ द एल्बो। न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस करने के लिए MUAC है जो चेक किया जाता है। 3 बैंड होते हैं जो सॉकेट टेप होता है, ग्रीन, येलो, रेड। ग्रीन मतलब कि बच्चा फुली हेल्दी है, येलो मतलब कि बच्चा क्या है, न्यूट्रिशनल लेवल क्या है बच्चे का, ओके है, और रेड है मतलब बच्चा बहुत ज़्यादा मालनरिश्ड है, बच्चे को केयर की ज़रूरत है। नेक्स्ट वन इज नेग्री बॉडीज आर सीन इन विच कंडीशन। नेग्री बॉडीज किस कंडीशन में देखने को मिलेंगी, ट्यूबरक्लोसिस, HIV इंसेफेलाइटिस, रेबीज या फिर हर्पीज। नेग्री बॉडीज देखने को मिलेंगी। नेग्री बॉडीज देखने को मिलती हैं किसमें, रेबीज की कंडीशन में। किसमें, रेबीज में। रेबीज होता कैसे है, जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उनके बाइट करने के कारण, अब कैट हो सकती हैं, डॉग हो सकते हैं, स्पेशली डॉग के, कुत्ते के काटने के कारण। और रेबीज एक ऐसी कम्युनिकेबल प्रॉब्लम है जिसमें आपको वैक्सीन आफ्टर एक्सपोजर, मतलब कुत्ते के काटने के बाद, मतलब आपको रेबीज हुआ उसके बाद आपको रेबीज वैक्सीन दी जाएगी। अब यहाँ पर जो रेबीज में नेग्री बॉडीज है, ये जनरली आपका जो ब्रेन में या फिर न्यूरोलॉजिकल जो न्यूरोनल पैरन किया है और प्रॉक्सिमल डेंड्राइट्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, जो कि ओवल शेप में रहेंगी। किसमें रहेंगी, ओवल शेप में। तो यहाँ पर नेग्री बॉडीज यदि आपको पूछी जाती हैं तो ये कहाँ देखने को मिलेंगी, रेबीज में। रेबीज एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट इसमें अपनाया जाएगा, मतलब रेबीज होने के बाद आपको वैक्सीन दी जाएगी। एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको रेबीज हो गया तब वैक्सीन दी जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट इज, इफ अ बेबी बॉर्न विथ बर्थ वेट इज 2.9 kg देन इट मीन्स बेबी इज। तो यदि बच्चे का वजन 2.9 किलोग्राम है दैट मीन्स बच्चा कैसा है, लो बर्थ वेट है, वेरी लो बर्थ वेट है, स्मॉल फॉर डेट है या फिर नॉर्मल बर्थ वेट है। तो बच्चा कैसा है, यदि बच्चे का वजन कितना है, 2.9 kg। तो यदि हम एक एवरेज इंडियन बेबी के जन्म की बात करें कि एट द टाइम ऑफ बर्थ कितना होता है, 2.5 से 3 kg तक, 2500 ग्राम से 3000 ग्राम तक, जिसको हम नॉर्मल वजन में कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा गया है 2.9 kg, मतलब बच्चा क्या है, नॉर्मल बर्थ वेट में है। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा, नॉर्मल बर्थ वेट। लो बर्थ वेट बेबीज ऐसे बच्चे होते हैं जिनका जन्म के समय वजन 2500 ग्राम से भी कम हो, 2.5 kg से भी कम हो। वेरी लो बर्थ वेट, जैसे लो हो गया मतलब 2500 ग्राम से कम। जो जेस्टेशनल एज, मतलब जेस्टेशनल एज का मतलब पैदा तो वो हुए हैं कितने, 38 वीक की प्रेगनेंसी में ही, 37 वीक कंप्लीट करने के बाद पैदा हुए हैं, लेकिन बच्चे का वजन 2500 ग्राम से कम है, तो वो गए लो बर्थ वेट बेबीज। फिर आता है वेरी लो बर्थ वेट बेबीज, मतलब बच्चे ने जेस्टेशनल एज है, गर्भाशय में बच्चा है, जो यूट्रस में बच्चा पूरे 9 महीने रहा है, लेकिन पैदा होने के टाइम पे उसका वजन 1500 ग्राम रहा है। इसके रीज़न हो सकते हैं माँ की जो डाइट है या फिर माँ को कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं वो। फिर आते हैं एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज, जिनका वजन जन्म के समय 1000 ग्राम से भी कम हो, वो कहलाते हैं एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज। तो यहाँ पर आपको प्री टर्म, टर्म, पोस्ट टर्म अलग है। लो बर्थ वेट मतलब बेस्ड ऑन वजन के हिसाब से, बेस्ड ऑन वेट की बात करें तो LBW, VLBW, ELBW रहेंगे। फिर बेस्ड ऑन जेस्टेशनल एज की हम बात करें तो वो होते हैं प्री टर्म, पोस्ट टर्म और यहाँ पर टर्म प्रेगनेंसी। तो इस तरीके से बेस्ड ऑन जेस्टेशनल एज तो वो है टर्म, पोस्ट टर्म, प्री टर्म। बेस्ड ऑन वेट तो वो है LBW, VLBW और ELBW। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ अ चाइल्ड 1 to 2 ईयर। यदि बच्चे की उम्र 1 से 2 साल तक है तो उसकी पल्स रेट कितनी होगी।
80 to 130 पर मिनट, 120 to 160 पर मिनट, 78 to 120 पर मिनट या फिर 60 to 100 पर मिनट। बच्चे की जो नॉर्मल पल्स की बात की जा रही है, बच्चे की उम्र 1 से 2 साल तक है, तो 1 से 2 साल तक की एज में बच्चे की जो पल्स होगी वो होगी 80 to 130 पर मिनट। कितना? 80 to 130 पर मिनट। ध्यान रखिए जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है पल्स रेट है जो एडल्ट की तरह है जो होती जाएगी। 70 से 75 70 के ऊपर जाती है, मतलब एडल्ट में जो नॉर्मल मानी जाती है 75 तक, 70 to 75 नॉर्मल कंसीडर की जाएगी। वैसे ही यदि एट द टाइम ऑफ बर्थ पूछे तो बच्चे की पल्स होती है 140 से 160। इतना 140 से 160। अब यहाँ पर यदि बात करें हम 1 से 2 साल एज है तो 80 से 130 पर मिनट। ये चार्ट आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द लेंथ रेंज ऑफ बेबी इन 3 मंथ। तो यदि बच्चे की उम्र 3 महीने है, बेबी जो पैदा हुआ है उसकी उम्र 3 महीने है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर या फिर 90 सेंटीमीटर। तो यदि 3 मंथ का बेबी है तो उसकी लेंथ कितनी होगी? तो यदि हम बात करें तो एट द टाइम ऑफ बर्थ जो बच्चे की लंबाई होती है, लेंथ होती है, वो होती है 50 से 55 तक। और जो एवरेज इंडियन बेबी की लेंथ की बात करें तो कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। 3 महीने की बच्चे की हम बात करें कितनी होगी? 60 सेंटीमीटर। कितना? 60 सेंटीमीटर। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ 50 सेंटीमीटर होगा। एवरी 3 मंथ में, हर 3 महीने में 5 सेंटीमीटर हाइट है जो बढ़ेगी। कब तक? 1 साल तक की एज तक। एंड एवरी 3 मंथ, हर 3 महीने तक 5 सेंटीमीटर हाइट बढ़ेगी बच्चे की, जब तक बच्चे की उम्र 1 साल नहीं हो जाती है। तो ये क्या हो गई? बच्चे की लेंथ हो गई। अब हेड सरकमफेरेंस यदि आपको पूछे तो हेड सरकमफेरेंस होता है जन्म के समय 34 से 35। कितना? 34 to 35 सेंटीमीटर। कितना? 34 to 35 सेंटीमीटर। 2 महीने बच्चे की एज होगी तो 38, 3 होगी तो 40, मतलब कि 2-2 सेंटीमीटर है जो बढ़ती जाएगी। फिर यदि यही बात हम करें चेस्ट सरकमफेरेंस और हेड सरकमफेरेंस में, तो यहाँ पर यदि एट द टाइम ऑफ बर्थ हेड सरकमफेरेंस की हम बात करें तो कितना होगा? 34 to 35 सेंटीमीटर। और यदि चेस्ट सरकमफेरेंस की बात करें तो होता है 31 सेंटीमीटर। और जैसे जैसे बच्चे की उम्र 1 साल तक की हो जाती है तो हेड और चेस्ट दोनों का सरकमफेरेंस इक्वल हो जाएगा। आफ्टर 1 साल के बाद चेस्ट सरकमफेरेंस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू हेड सरकमफेरेंस। यदि पूछते हैं कि हेड और चेस्ट सरकमफेरेंस किस एज में बराबर होगा तो वो होता है 1 साल की उम्र में। लेकिन जब बच्चे की उम्र 1 साल से ज़्यादा हो जाती है तो चेस्ट सरकमफेरेंस ज़्यादा होता है हेड सरकमफेरेंस से। क्लियर? नेक्स्ट वन इज वेट ऑफ बेबी एट द टाइम ऑफ बर्थ इज 3.5 kg। देन विच एज बेबी वेट ट्रिपल। किस एज में बच्चे का वजन है जो 3 गुना हो जाएगा? जन्म के समय 3.5 kg है तो हमारे बच्चे का वजन 3.5 kg कह सकते हैं हम, 3500 ग्राम कह सकते हैं, या फिर नॉर्मल बस पूछेंगे 2.5 kg। तो यहाँ पे कहा है कि 3 गुना, दैट मीन्स ट्रिपल। ट्रिपल मतलब 3 गुना है जो किस उम्र में हो जाएगा? 12 महीने में, 6 महीने में, 15 महीने में कि 24 महीने में। तो यहाँ पर बच्चे का वजन डबल होता है 5 से 6 महीने की उम्र में। यदि बच्चे का वजन जन्म के समय 3.5 kg है तो ये 7 kg हो जाएगा 6 महीने की उम्र में, 3 गुना हो जाएगा 12 महीने की उम्र में या फिर 1 साल में। क्लियर? बर्थ वेट, नॉर्मल बर्थ वेट होता है 2.5 kg से ज़्यादा, 2.5 to 3.5 kg नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। लेकिन यदि डबल की बात करें तो 6 महीने में, ट्रिपल कहें तो 12 महीने और 1 साल में। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये याद रखना है, बच्चे का वजन इस तरीके से बढ़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज नेचुरल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैनिंग शुड बी डन बिटवीन। तो यहाँ पर जो बेसिक क्वेश्चन है पीडियाट्रिक के, कौन से बेसिक क्वेश्चन हैं पीडियाट्रिक के, तो जो एंटी स्कैनिंग है कब करवाई जाती है? 6 to 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 11 to 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी,
14 to 18 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी या फिर 20 to 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो जो एंटी स्कैनिंग है क्या है, एंटी स्कैनिंग है कब करवाई जाती है, एंटी स्कैनिंग होती है 11 से 14 वीक की प्रेगनेंसी में। कब, 11 to 14 वीक्स की प्रेगनेंसी में। एंटी स्कैनिंग से बच्चे का जो फ्लूइड है, जो नेचुरल ट्रांसल्यूसेंसी सोनोग्राफी करवाई जाती है, यहाँ पे बच्चे की जो फीटस की जो नेक है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, यहाँ पर फ्लूइड का किस तरीके से कलेक्शन हो रहा है उसके लिए एंटी स्कैनिंग करवाई जाती है। और इससे बच्चे में डाउन सिंड्रोम या फिर कुछ एबनॉर्मलिटी डेवलप तो नहीं हो रही है वो भी पता की जा सकती है। तो इसीलिए क्या करवाया जाता है, एंटी स्कैनिंग। और कब, 11 से 14 वीक की प्रेगनेंसी में। जो हमारा एक शॉर्ट्स चैनल है मेडिकल नर्सेस सबका शॉर्ट्स चैनल, वहाँ पर आपको कल इवनिंग में सोनोग्राफी होती है, जो हर एक ट्राइमेस्टर वाइज सोनोग्राफी करवाई जाती हैं, कितनी ज़रूरी है सोनोग्राफी में बताया क्या जाता है वो सभी आपको बताई जाएगी। एक एक सोनोग्राफी आपको बताई जाएगी कि इस वीक में सोनोग्राफी का मतलब है क्या। क्लियर। 11 से 14 वीक की प्रेगनेंसी में क्या होगा, एंटी स्कैनिंग करवाई जाएगी। और नेचुरल ट्रांसल्यूसेंसी का मतलब यही है कि फीटस की नेक के यहाँ पर कितना फ्लूइड है जो एक्यूमुलेट हो रहा है। नेक्स्ट वन इज द नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर ऑफ अ न्यूबॉर्न इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज। न्यूबॉर्न बेबी का जो एक्सिलरी टेम्परेचर है कितना होगा, 40 to 42 डिग्री सेल्सियस, 30 to 32 डिग्री सेल्सियस, 33.5 to 34.5 डिग्री सेल्सियस, या फिर 36.5 to 37.4 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर की बात की जा रही है वो भी न्यूबॉर्न बेबी में। तो जो नवजात बच्चा है न्यूबॉर्न बेबी है उसमें एक्सिलरी टेम्परेचर होगा 36.5 to 37.4 डिग्री सेल्सियस। कितना, 36.5 to 37.4 डिग्री सेल्सियस है जो क्या रहेगा, टेम्परेचर होगा। यदि न्यूबॉर्न बेबी के वाइटल साइंस पूछे जाते हैं तो पल्स 120 से 160 रहेगी। कितना, 120 से 160। रेस्पिरेशन 30 to 60 रहेगी। बीपी है जो 80 to 60 mmHg एट द टाइम ऑफ बर्थ रहेगा। 80 to 60 सिस्टोलिक है, 45 to 40 डायस्टोलिक है जो लोअर काउंटिंग होती है वो। अब यहाँ पर टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर होता है 36.5 to 37.4 और 5 तक। फ़ारेनहीट में बात करें तो 99.4 तक। एक्सिलरी की बात की जा रही है तो एक्सिलरी जैसा यहाँ पे आपको बताया गया है सेम एज है। स्किन और रेक्टल टेम्परेचर है जो एक एक्यूरेट रीडिंग बताता है हमेशा, और थोड़ी सी रीडिंग हमेशा ज़्यादा ही होती है रेक्टल टेम्परेचर की। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड। तो यहाँ पर नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड कौन सी है, ब्रेस्ट फीडिंग, IUCD, वैसेक्टोमी या फिर ट्यूबेक्टोमी। तो जो नॉर्मल जो फैमिली प्लानिंग मेथड है वो इनमें से कौन सी है, तो वो यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग। क्या है, नॉर्मल नेचुरल फैमिली प्लानिंग में क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग। इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। वैसेक्टोमी मेल में की जाएगी, ट्यूबेक्टोमी फीमेल में की जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको ऐड किया गया है, विच IUCD एक्ट्स फॉर 10 ईयर। कौन सी इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो कि 10 साल तक अपना असर करेगी, काम करेगी। कॉपर टी 200, नोवा टी, कॉपर टी 380, मल्टीलोड 250। तो ये सभी कॉपर टी जो एक फैमिली प्लानिंग मेथड की क्लास है उसमें आपको हर तरीके की कॉपर टी, हर तरीके की फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं जो समझाई गई हैं। तो जो 10 साल के लिए एक्ट करेगा वो होगा कॉपर टी 380। कौन सा, कॉपर टी 380। जो नोवा टी है, नोवा टी और मल्टीलोड, तो यहाँ पर एवरेज लाइफ स्पेन होता है नोवा टी और मल्टीलोड का 5 साल। कितना, 5 साल। कॉपर टी 380 को पैरागार्ड के नाम से भी जाना जाता है। सबसे मैक्सिमम क्या है, सबसे ज़्यादा है जो ड्यूरेशन के लिए लगवाई जा सकती 10 साल तक के लिए। लेकिन आप यदि बीच में कंसीव करना चाहते हैं तो इसको रिमूव भी करवा सकते हैं, और ये हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। फिर आती है प्रोजेस्टासाइड, तो 1 साल के लिए है। कॉपर टी 200 भी जो कि 4 साल के लिए है। और यहाँ पर
लेवोनोजेस्ट्रॉल जो कि 7 से 10 साल, लेकिन इसको 5 साल का ही अप्रूवल है। मल्टीलोड या फिर मिरेना की हम बात करें तो 3 साल के लिए, प्रोजेस्टासाइट 1 साल के लिए, मिरेना 3 साल के लिए। तो अलग अलग प्रॉपर्टी हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट इज चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम वॉज रिप्लेस बाय विच प्रोग्राम इन इंडिया। तो जो CSSM प्रोग्राम है, आपने एक सर्किल शेप में एक प्रोग्राम पढ़ा होगा, CSSM प्रोग्राम चाइल्ड सर्वाइवल और सेफ मदरहुड प्रोग्राम, इसके लिए किस प्रोग्राम ने रिप्लेस किया था, मतलब इसको बंद करके इसकी जगह दूसरा प्रोग्राम आया था, इसके आगे इसने काम किया था, MCH, NRHM, ICDS या फिर RCH ने। तो जो चाइल्ड सर्वाइवल और सेफ मदरहुड प्रोग्राम है, ये आया था आपका 1995 के टाइम पे। तो इस प्रोग्राम को रिप्लेस किया था RCH ने, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम ने। किसने? RCH ने। तो 1886 में यदि पूछे दाइस की ट्रेनिंग, जो दाई होती हैं गांव लेवल पर डिलीवरी के लिए, इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी 1886 में, 1886 में। मिडवाइफरी के लिए पूछे मिडवाइफरी एक्ट तो 1902 में। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जरूर आता है, ये जो यहाँ पे प्रोग्राम, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था 1952 में। फिर एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन तो 1978। फिर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया 1985। CSSM आया 1992 में। RCH की फर्स्ट फेज आई थी 15/10/1997, मतलब 15 अक्टूबर 1997। 1 अप्रैल 2005 को सेकेंड फेज आई थी। क्लियर? तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, प्रोग्राम आपको एग्जाम में आते ही आते हैं। डायरिया क्रॉनिक रहे, मतलब लॉन्ग टर्म तक रहे, तो किसके थ्रू होगा? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, कैंडिडा एल्बिकेंस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई। अब यहाँ पर चारों ऑप्शन है और आपको पहचानना है कि क्रॉनिक डायरिया के लिए कॉमनली कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया से क्या होगा? डिप्थीरिया होगा। कैंडिडा एल्बिकेंस जो कि एक फंगल इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। फिर आता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई से क्या होगा? TB, ट्यूबरक्लोसिस डेवलप होगा, पॉजिटिव एजेंट है। अब बचते हैं इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स। क्या हैं? इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स जो कि मोस्ट कॉमन कॉज हैं किसके लिए? क्रॉनिक डायरिया के लिए। जब यदि डायरिया मोर देन 14 डेज से ज़्यादा का हो जाता है तब हम उसको क्या कहते हैं? परसिस्टेंट डायरिया, एक टर्म है, याद रखना है आपको। अब यहाँ पर सिम्टम आते हैं डायरिया के, सीवियरली और मॉडरेटली। तो यदि जो सीवियर डिहाइड्रेशन पूछते हैं तो इसमें सनकेन आइज होंगी, यदि बच्चा प्रॉपरली ड्रिंक नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि मॉडरेट टाइप का होता है तो बच्चा ड्रिंक करेगा, बहुत फास्ट इवन ड्रिंक करेगा। और जो स्किन है, मेनली एग्जाम में आपको सनकेन आइज आता है और पानी पीने के लिए कहा जाता है कि जो सीवियरली डिहाइड्रेट बच्चे होंगे वो ईगरली पानी नहीं पी पाएंगे। और आता है स्किन गोज पिंक बैकवर्ड, तो स्किन बहुत स्लो है जो बैकवर्ड होगी, तो किसके? सीवियर के। तो आपको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन मेरा कहना यही है कि आपको डायरिया से जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपको अपने क्लियर करके रखना है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स बी एन अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपॉक्सिया इन अनकॉन्शियस पेशेंट। तो हाइपॉक्सिया का मतलब क्या होता है? टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी होना। अब अर्ली इंडिकेटर पूछा है, पेशेंट अनकॉन्शियस है तो क्या होगा? साइनोसिस, डिक्रीज्ड रेस्पिरेशन, रेस्टलेसनेस या फिर हाइपोटेंशन। अर्ली दैट मीन्स पेशेंट अनकॉन्शियस है और उसमें के जो टिश्यूज हैं उसमें और ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो जो सिम्टम होगा वो क्या होगा? तो वो होगा रेस्टलेसनेस। अर्ली पूछा है तो रेस्टलेसनेस। और यदि लेट इंडिकेटर पूछते हाइपॉक्सिया का तो क्या होता? साइनोसिस। बॉडी कैसी होती? ब्लूइश कलर की होने लगती। लेकिन अर्ली इंडिकेटर पूछते हैं तो आपको कहना है रेस्टलेसनेस, लेट इंडिकेटर पूछते हैं तो क्या है? साइनोसिस। कॉन्शियस हो पेशेंट या अनकॉन्शियस हो। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द साइन एंड सिम्टम वुड बी एन अर्ली इंडिकेशन दैट द पेशेंट सीरम पोटेशियम लेवल इज बिलो यूजुअल। तो इनमें से आपको बताना है कि पेशेंट का यदि सीरम पोटेशियम लेवल जो नॉर्मल वैल्यू उससे कम हो जाता है, क्या साइन आपकी बॉडी शो करेगी? स्टिकी म्यूकस मेम्ब्रेन, डायरिया, मसल वीकनेस इन द लेग्स या फिर टिंगलिंग इन द फिंगर्स। तो जब सीरम पोटेशियम लेवल ब्लड में कम हो जाएगा नॉर्मल रेंज से तो आपकी बॉडी क्या साइन है जो देखने को मिलेंगे? तो पोटेशियम की कमी के कारण जनरली आपको फटीग फील होगा। क्या होगा? आप फटीग फील करेंगे, थकावट फील करेंगे।
तो क्या होगा यहाँ पर, होगा मसल वीकनेस इन द लेग्स। तो क्या होगा आपका आंसर, मसल्स वीकनेस इन द लेग। और जो कॉमन साइन है किसके, पोटेशियम की कमी के कारण, मसल क्रैम्प होगा, मसल एक्स होगा, स्टिफनेस होगी। जनरली यदि पोटेशियम के कारण पूछते हैं और इस तरीके के सिम्टम आपको दिए जाते हैं तो क्या होगा, मसल वीकनेस इन द लेग। नेक्स्ट वन इज नर्स इवैल्यूएट द एडिक्वेसी ऑफ द न्यूनेट्स ऑक्सीजन बाय मॉनिटरिंग। यदि कोई नर्स है, CHO है, न्यूनेट का ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करती है तो किससे चेक करेगी, साइनोसिस ऑफ हैंड एंड फीट, पल्स रेट कंटिन्यूसली, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, ABG एनालिसिस जिसको हम कहेंगे, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन रिसीव्ड। तो न्यूनेट में ऑक्सीजन मॉनिटर करने के लिए है जो प्रॉपर, इनमें से कौन सा पॉइंट सही होगा। तो बेबीज़ में यदि हमें न्यूनेटर पीरियड्स में क्या करना है, यदि ऑक्सीजन को चेक करना है, मॉनिटर करना है, तो बेस्ट मेथड होगा इवैल्यूएशन किससे करेंगे हम, ABG एनालिसिस से। नेक्स्ट वन इज अ पेशेंट रिसीविंग अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक नीड्स टू अंडरगो विच इन्वेस्टिगेशन पॉजिटिवली। तो यहाँ पर यदि कोई पेशेंट अमीनोग्लाइकोसाइड्स लेता है, एंटीबायोटिक अमीनोग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी के, कौन सा इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, सीरम सोडियम, सीरम पोटेशियम, रेड ब्लड सेल काउंट या फिर सीरम क्रिएटिनिन, किसका लेवल है जो चेक किया जाएगा, जिससे क्या होगा, हमें बहुत ही थ्रोली, जो भी पेशेंट अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो वो कौन सा टेस्ट आप यहाँ पर करवाएंगे, तो होगा सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट। क्या होगा, सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट है जो कि यहाँ पर आपकी लिए चेक किया जाएगा, क्योंकि जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं जनरली क्या होती हैं पूरी, और एंटीबायोटिक्स के अलावा अदर मेडिकेशन भी कहाँ से, पूरी बॉडी से एक्सक्रीट होती हैं, किडनी से। तो इसीलिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है, सीरम क्रिएटिनिन। नेक्स्ट है यहाँ पर द रूल ऑफ 9 इन पेशेंट विद बर्न हेल्प्स टू असेस। तो रूल ऑफ 9 सबको पता है कि बर्न पेशेंट में यूज़ किया जाता है, पूरे टोटल बॉडी सरफेस एरिया को यहाँ पे बताया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, द अमाउंट ऑफ बॉडी सरफेस बर्न, रिहेबिलिटेशन नीड्स, वेंटिलेटरी असिस्टेंस नीड्स, टाइप ऑफ इंट्रावीनस इन्फ्यूजन रिक्वायर्ड। तो रूल ऑफ 9 है जो बर्न पेशेंट में किस तरीके से हेल्प करेगा, किसको असिस्ट करने में, कि बॉडी का कितने परसेंट, क्या है कि बॉडी का कितने परसेंट एरिया बर्न हुआ है। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे, द अमाउंट ऑफ बॉडी सरफेस बर्न। क्या है यहाँ पर, द अमाउंट ऑफ बॉडी सरफेस बर्न है जो कि रूल ऑफ 9 में बताया जाएगा। अब यहाँ पर यदि आपको फ्लूइड प्लेस करने के लिए, फिर फ्लूइड इन्फ्यूज़ करने के लिए कहा जाता है बर्न पेशेंट में, तो जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम वो क्या कहलाता है, पार्कलैंड फार्मूला। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने यहाँ पर बताया। तो रूल ऑफ 9 में यदि आपको क्या होता है, रूल ऑफ 9 में आपको या तो हेड का एरिया पूछ सकते हैं कितने परसेंट में रखा जाएगा, पेरिनियम पूछते हैं तो पूरी बॉडी में पेरिनियम बस जो एरिया है उसको 1% कैलकुलेट किया जाता है। पार्कलैंड फार्मूला क्यों यूज़ किया जाता है, जो बर्न पेशेंट हैं उनमें फ्लूइड को रिप्लेस करने के लिए। तो यहाँ पर जो फार्मूला है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ रिंगर लैक्टेट इक्वल टू 4 ml इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया, दैट मीन्स कितने परसेंट बॉडी का पार्ट बर्न हुआ है, इनटू वेट जो कि किलोग्राम में होगा। तो फर्स्ट 8 आवर में हाफ फ्लूइड रिप्लेस किया जाएगा, नेक्स्ट 16 आवर में हाफ फ्लूइड है जो रिप्लेस किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज कैटगट इज मेड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ। तो जो कैटगट सूचर हैं किससे बने होते हैं, डोमेस्टिक कैट से, वाइल्ड कैट से, सीप से या फिर हॉर्स से। जो कैटगट होते हैं किसके बने हुए होते हैं, सीप से। किससे बनते हैं, जो कैटगट सूचर हैं जनरली जो प्रोटियोलाइटिक टाइप के एंजाइम होते हैं उनके थ्रू बनते हैं, लेकिन ये बनते किससे हैं, सीप से। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सीप। और क्या होते हैं 90 दिनों के अंदर पूरी बॉडी में प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज A nurse performed the assessment of patient posted for cesarean section delivery. Which assessment would indicate the need to contact the doctor? तो यहाँ पर आपकी ड्यूटी है जो कहाँ पर लगाई गई है, एक सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी हुई है तो आप उस पेशेंट को असिस्ट करते हैं। तो आफ्टर दैट आप कॉन्टैक्ट को क्या चीज़ है जो बताएंगे कि कौन सा पॉइंट है यहाँ पर जो आपको डायरेक्ट डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। हीमोग्लोबिन ऑफ 11 ग्राम,
फीटल हार्ट रेट 180 बीट पर मिनट, मैटरनल पल्स ऑफ 84 बीट पर मिनट, वाइट ब्लड सेल ऑफ 12.003 mm3। तो यहाँ पर किस केस में आप डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करेंगे, तो वो होगा यहाँ पर फीटल हार्ट रेट, क्योंकि जो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होती है 120 to 160 तक। लेकिन जब यदि यही फीटल हार्ट रेट मोर देन 180 बीट पर मिनट तक जाती है तो इसको हम क्या कहेंगे, फीटल टैकी अरिथमिया। क्या होगा, फीटल टैकी अरिथमिया। तो यहाँ पर आपको ऐसे केस में डॉक्टर को क्या करना है, तुरंत इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट वन इज अ पेशेंट इज सस्पेक्टेड टू हैव हेपेटाइटिस, विच डायग्नोस्टिक टेस्ट विल कंफर्म द डायग्नोसिस। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस है जो किसी पेशेंट को डाउट है कि उसको है, बट यहाँ पर कौन सा टेस्ट होगा जिससे आप पता करेंगे कि सही में हेपेटाइटिस है या नहीं। तो ऑप्शन में एलिवेटेड हीमोग्लोबिन लेवल, एलिवेटेड सीरम बिलिरुबिन लेवल, एलिवेटेड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल, या फिर डिक्रीज इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होगा, तो होगा बिलिरुबिन। क्या होगा, बिलिरुबिन टेस्ट। तो वो क्या होगा, एलिवेटेड सीरम बिलिरुबिन लेवल। नेक्स्ट वन इज फ्यूमिगेशन विथ फॉर्मेलिन वेपर इज कॉमनली यूज्ड टू स्टरलाइज एंड डिसइंफेक्ट। तो फ्यूमिगेशन किया जाता है फॉर्मेलिन वेपर से जनरली डिसइंफेक्शन के लिए और स्टरलाइजेशन के लिए। तो कहाँ पर होता है, ऑपरेटिंग रूम में, स्क्रबिंग रूम में, नर्सिंग रूम में, या फिर स्टरलाइजेशन रूम में। तो जो फ्यूमिगेशन किया जाता है रोडेंट्स को मारने के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है फ्यूमिगेशन क्यों किया जाता है रोडेंट्स के लिए, तो यहाँ पर एक कहाँ पर होता है, ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में। इस तरीके से मशीन है जिससे किया जाता है। मशीन आपको एग्जाम में दे के पूछ सकते हैं कि है क्या। नेक्स्ट वन इज एन ऑटोक्लेव इज यूज्ड फॉर। तो ऑटोक्लेव किस तरीके का स्टरलाइजेशन मेथड है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, केमिकल स्टरलाइजेशन, या फिर गैसियस स्टरलाइजेशन। तो यहाँ पर ऑटोक्लेव किस तरीके से स्टरलाइजेशन होता है, इसमें क्या है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन है। क्या है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। एग्जाम में आपको यहाँ पर प्रेशर पूछा जाता है, ड्यूरेशन पूछा जाता है, टेम्परेचर पूछा जाता है। तो स्टीम अंडर प्रेशर पर एक काम करेगा, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन प्रोसेस है, और इसमें जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, 121 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री फ़ारेनहीट। ड्यूरेशन पूछे तो 20 से 30 मिनट तक माना जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्या चीज़ है जो आप स्टरलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सूचर मटेरियल कैन बी ऑटोक्लेव्ड फॉर स्टरलाइजेशन। तो कौन से सूचर मटेरियल है जिनको हम ऑटोक्लेव के थ्रू स्टरलाइज कर सकते हैं, सिल्क एंड लिनिन, कैटगट एंड पॉलीग्लैक्टिन, पीडीएस एंड पॉलीस्टर, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड एंड कोलेजन। तो किसको है हम जो कि ऑटोक्लेव के थ्रू स्टरलाइज कर सकते हैं सूचर मटेरियल को, तो वो सिल्क और लिनिन। क्या है, सिल्क और लिनिन है जिनको हम क्या कर सकते हैं, ऑटोक्लेव के थ्रू स्टरलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लेटरल पोजीशन इज यूज्ड फॉर ऑपरेशन ऑन। तो लेटरल पोजीशन कौन सी सर्जरी के लिए की जाएगी, किडनी सर्जरी, गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। लेटरल पोजीशन यूज़ की जाती है किडनी सर्जरीज के लिए। किसके लिए, किडनी सर्जरी, थोरैक्स, या फिर रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस और हिप की सर्जरी के लिए पोजीशन है जो यूज़ की जाती है। नेक्स्ट वन इज वेयर इज ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइज्ड। तो ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस कहाँ पर होता है, ऑप्शन में है यहाँ पर पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस, पैरा एक्सियल न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस, हाइपोफिजियल पोर्टल प्लेक्सिस, या फिर हाइपोथैलेमस एपिफिजियल प्लेक्सिस। तो कहाँ पर है जो ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइज्ड होता है, तो ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस होता है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में, हाइपोथैलेमस के पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट वन इज विच डिसीज इज द डिमेंशिया एसोसिएटेड विद असिमेट्रिक एट्रोफी ऑफ द फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब। तो कौन सी डिसीज है जिसमें डिमेंशिया होगा लेकिन इसमें फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब में एसिमेट्रिक है जो आपको देखने को मिलेगी, वेस्कुलर, हंटिंगटन्स, जैकॉब्स, या फिर पिक्स डिसीज। दो यहाँ पर क्लिनिकल और क्लासिकल साइन बताएं। एसिमेट्रिक ट्रॉफी है फ्रंटल और टेम्पोरल लोब में, तो किस में देखने को मिलते हैं, पिक्स डिसीज में। पिक्स डिसीज एक तरीके का डिमेंशिया है अल्जाइमर्स के जैसा, लेकिन थोड़ा सा एक कॉमन है।
जिसमें आप अपने इमोशंस, बिहेवियर, पर्सनालिटी, लैंग्वेज इनको कंट्रोल करते हैं लेकिन ये फिर भी अफेक्ट होंगे। तो यहाँ पर फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया होता है, फ्रंटोटेम्पोरल होगा। तो फ्रंटोटेम्पोरल और डिमेंशिया, फ्रंटोटेम्पोरल लेबर डिजनरेशन डिसीज, जो कि क्या है, पिक्स डिसीज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द लास्ट फेज ऑफ होम विजिटिंग इन फैमिली हेल्थ सर्विसेज। तो यदि आप फैमिली हेल्थ सर्विसेज के लिए जाते हैं तो लास्ट विजिट क्या होगी आपकी, एक्टिविटी फेज, प्री विजिट फेज, टर्मिनल फेज या फिर पोस्ट विजिट फेज। तो यहाँ पर लास्ट विजिट पूछा है तो लास्ट स्टेप क्या होगा होम विजिटिंग के लिए, होगा पोस्ट विजिट फेज। 5 कंपोनेंट होते हैं, इनिशिएटिव फेज, प्री विजिट एक्टिविटीज, एक्टिविटीज ड्यूरिंग होम विजिट, टर्मिनेशन और लास्ट वन इज द पोस्ट विजिट फेज। नेक्स्ट वन इज हाउ मच लीटर ऑफ वाटर डिसइंफेक्टेड विथ अ सिंगल 0.5 मिलीग्राम क्लोरीन टैबलेट। तो 0.5 mg की क्लोरीन टैबलेट कितने पानी को डिसइंफेक्ट करेगी, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर या फिर 25 लीटर। तो यहाँ पर जो प्रोसेस जिससे 0.5 mg क्लोरीन टैबलेट से पानी को डिसइंफेक्ट किया जा रहा है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, क्लोरीनेशन ऑफ द वाटर। क्या कहलाएगी, क्लोरीनेशन ऑफ द वाटर। 0.5 mg की जो टैबलेट है क्लोरीन की 20 लीटर पानी को डिसइंफेक्ट करेगी। क्या होगी, 20 लीटर पानी को डिसइंफेक्ट करेगी। और जो यहाँ पर क्लोरीनेशन, वाटर में क्लोरीन का लेवल चेक करने के लिए जो टेस्ट किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, ऑर्थोट्यूलिडिन टेस्ट। क्या होगा, ऑर्थोट्यूलिडिन टेस्ट। नेक्स्ट इज हॉरोक्स एपरेटस इज यूज्ड टू मेजर। हॉरोक्स एपरेटस है, ये किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, लेवल ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन, हार्डनेस ऑफ वाटर, क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो हार्डनेस, जो हॉरोक्स एपरेटस है किसके लिए यूज किया जाता है, क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर के लिए। इस तरीके से जो यहाँ पर इमेज में दिख रहा है क्या है, हॉरोक्स एपरेटस है, पानी में कितनी क्लोरीन की जरूरत है उसको मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज मेजर्स टेकन टू स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ डिसीज इज कॉल्ड विच काइंड ऑफ प्रिवेंशन। दैट मीन्स डिसीज ऑलरेडी हो चुकी है लेकिन उसकी प्रोग्रेस को हमें रोकना है, तो कौन सा प्रिवेंशन कहलाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर नन ऑफ द अबव। तो प्राइमरी में आप हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन से है जो प्रिवेंटिव मेजर अपनाएंगे वो क्या होगा, प्राइमरी। फिर जब हो जाएगी डिसीज, कोई भी डिसीज या प्रॉब्लम, देन आफ्टर आप उसके कॉम्प्लिकेशन है जो डेवलप नहीं होने देना चाहेंगे या फिर उसको प्रिवेंट करेंगे कॉम्प्लिकेशन होने से, तो क्या होगा, सेकेंडरी। लेकिन जब यही डिसीज़ होकर कॉम्प्लिकेशन बना चुकी है ऑलरेडी आपकी बॉडी में और उसकी जो ट्रीटमेंट के चांसेस हैं वो सभी वो किस में आएंगे, टर्सरी प्रिवेंशन में। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द इंटरमीडिएट टायर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम कॉल्ड। तो यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल शेप में आपको बताया था कि जो इंटरमीडिएट टायर क्या होगा, पंचायती राज सिस्टम का, पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम सभा या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इंटरमीडिएट टायर क्या होगा यहाँ पर, पंचायत समिति। नेक्स्ट वन इज Mrs. Preeti, 22-year-old lady, delivered a premature baby. Which of the following medication is useful for the newborn baby? तो यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस का क्वेश्चन है। यदि कोई 22 साल की लेडी ने प्रीमेच्योर बेबी को बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक के डिलीवर किया है तो उसके बेबी के लिए कौन सी मेडिसिन यूजफुल होगी, ऑक्सीटोसिन, रेनिटिडिन, डेक्सामेथासोन या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पर कौन सी मेडिसिन उसके बेबी के लिए हेल्पफुल होगी, तो वो होगी यहाँ पर डेक्सामेथासोन। क्या करेगी, ये प्रीमेच्योर बेबी हुआ है तो लंग मैचुरेशन में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर क्या करेगी, ये मेडिसिन का काम क्या होगा, बेबीज के लंग मैचुरेशन में बेटामेथासोन और डेक्सामेथासोन क्या करेगा, हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन इज अ 2-year-old मेल चाइल्ड हैज फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन। एक 2 साल का बच्चा है, सिम्टम है, ध्यान से देखिए, चेस्ट इन ड्रॉइंग, wheezing and fever, which will be the most appropriate group of drug for the child। तो यहाँ पर फीवर है, wheezing साउंड आ रहा है, चेस्ट इन ड्रॉइंग है, तो कौन सी मेडिसिन देंगे, ऑप्शन में एंटी कन्वल्सिव, डायरेटिक, एंटीबायोटिक या फिर एनाल्जेसिक्स। तो ऐसे केस में फीवर है दैट मीन्स क्या, इन्फेक्शन भी डेवलप हुआ है, wheezing है, चेस्ट इन ड्रॉइंग है, तो इस तीनों साइन किसके हैं, क्लासिकल साइन है, तीनों क्लासिकल साइन है निमोनिया के। मेडिसिन कौन सी दी जाएगी यहाँ पर, एंटीबायोटिक।
नेक्स्ट वन इज इन पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच इज अ एम्ब्रियो पीरियड। तो यहाँ पर पीरियड ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट में एम्ब्रियो पीरियड किसको कहा जाएगा? 0 से 14 दिन तक, 14 दिन से 8 वीक तक, 8 वीक से 38 वीक तक, या फिर none of the above। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पीरियड में एम्ब्रियो और फीटल दो अलग अलग स्टेज होती हैं। तो एम्ब्रियो पीरियड कब कहलाता है? 14 days to 8 weeks। कितना होगा? 14 days to 8 वीक तक का। जाइगोट होगा 0 से 14 दिन तक, एम्ब्रियो 14 दिन से 8 वीक तक, और फीटस होगा 8 वीक से लेकर एट द टाइम ऑफ बर्थ। फिर आता है पोस्ट नेटल पीरियड। तो पोस्ट नेटल पीरियड में अर्ली न्यूनेट, लेट न्यूनेट, इन्फेंट, टोडलर, प्री स्कूल, स्कूल एज एंड एडोलसेंट एज इंक्लूड होंगे। यदि WHO के अकॉर्डिंग एज पूछ ली जाती है एडोलसेंट एज ग्रुप की, तो कितनी होती है? 10 से 19 साल तक। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जूनोसिस और जूनोटिक डिसीज। तो जूनोटिक डिसीज का मतलब होता है ऐसी डिसीज जो इन्फेक्टेड एनिमल से ह्यूमन में डेवलप हुई हों। तो जूनोटिक डिसीज इनमें से कौन सी है? रेबीज, मलेरिया, एड्स या फिर टाइफॉइड। तो यहाँ पर जो जूनोटिक डिसीज है वो कौन सी है? तो वो है यहाँ पर रेबीज, क्योंकि इन्फेक्टेड एनिमल के बाइट करने के कारण होगी, लिकिंग करने के कारण होगी। तो रेबीज क्या होगी यहाँ पर? एक जूनोटिक डिसीज। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी इन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी को कब अडॉप्ट किया था? 1997, 1996, 1965 या 1993। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी इसको कब अडॉप्ट किया था? 1993 में। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज बेस्ड बिकॉज इट इज़ नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी एंड गेट्स एक्सक्रीटेड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा विटामिन है जिसको यदि हम ज़्यादा भी बॉडी में एडमिनिस्टर कर देते हैं लेकिन बॉडी उसको स्टोर नहीं करेगी, और बॉडी है जो क्या कर देगी? एक्सक्रीट कर देगी। विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन के या फिर विटामिन डी। तो विटामिन ए, डी, ई के ये सभी क्या फैट सॉल्युबल विटामिन है, उनको बॉडी स्टोर करके रख लेगी। लेकिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी के विटामिन है, इनको हमारी बॉडी स्टोर करके नहीं रख सकती। इसीलिए इसका आंसर आपका क्या होगा? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वन इज सिम्टम्स लाइक चिलोसिस, ग्लोसाइटिस, रेड एंड शाइनिंग लिप्स, इन्फ्लामेशन एंड बर्निंग आई एंड स्क्रोटल डर्मेटाइटिस इंडिकेट डेफिशिएंसी ऑफ। तो इतने सारे यहाँ पर साइन बताए हैं डिसीज के। चिलोसिस है, ग्लोसाइटिस है, रेड एंड शाइनिंग लिप्स हैं, इन्फ्लामेशन है, बर्निंग आई है। तो ये किसके सिम्टम है? विटामिन B6, विटामिन B1, विटामिन B12 या फिर विटामिन B2। तो यहाँ पर जितने भी साइन सिम्टम हैं ये सब किसके हैं? राइबोफ्लेविन और विटामिन B2 के। किसके? राइबोफ्लेविन और विटामिन B2, जिसके कारण स्किन डिसऑर्डर होगा, एडिमा होगा माउथ थ्रोट में। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? B2। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर इज इमीडिएटली एंड ओनली वंस एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सी मेडिकेशन जिसका हम क्या कहेंगे कि एक बार में इमरजेंसी में दी जाएगी और एक ही बार दी जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे? PM ऑर्डर, सिंगल ऑर्डर, स्टेट ऑर्डर या फिर स्टैंडिंग ऑर्डर। तो यदि कोई ऐसी लाइफ सेविंग मेडिसिन होती हैं वो एक ही बार बस दी जाती हैं, तो उनके लिए क्या कहा जाता है? स्टेट ऑर्डर। क्या कहलाएंगी वो? स्टेट ऑर्डर। नेक्स्ट वन इज अ पेशेंट इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ सीवियर पेन, फिजिशियन एडवाइज हिम इंजेक्शन मॉर्फिन 2 mg IV स्टेट, नर्सिंग ऑफिसर शुड असिस्ट फॉर। यदि पेशेंट को क्या दिया जा रहा है इमरजेंसी में? मॉर्फिन दिया जाता है। ऐसे केस में आप क्या चेक करेंगे? BP, टेम्परेचर, पल्स या फिर रेस्पिरेटरी रेट। तो ये क्या करेगा? मॉर्फिन क्या करता है? जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का मोस्ट कॉमन कारण बनेगा, जिसके कारण रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। तो जो चीज़ यहाँ पर मेजर की जाएगी वो क्या होगी? रेस्पिरेटरी रेट। नेक्स्ट वन इज फ्यूमिगेशन ऑफ लेबोरेटरी इज डन टू किल। लेबोरेटरी में यदि फ्यूमिगेशन किया जाता है फ्यूमिगेटर मशीन से, तो ये क्यों किया जाता है? बैक्टीरिया के लिए, रोडेंट्स के लिए, वायरस के लिए, फिर फंगल के लिए। तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि जो OT में ऑपरेशन थिएटर में फ्यूमिगेशन किया जाता है, मशीन से धुआं छोड़ा जाता है, किसके लिए किया जाता है? रोडेंट्स को भगाने के लिए। नेक्स्ट वन इज एन एडल्ट शेड्यूल फॉर अ पैरासिंथेसिस
व्हाट शुड द नर्स प्लान टू डू इमीडिएटली बिफोर द प्रोसीजर इज स्टार्टेड। तो पैरासिंथेसिस होने के पहले एज अ नर्स आप क्या चीज़ें हैं जो नोट डाउन करेंगे कोई प्रोसीजर होने के पहले और पैरासिंथेसिस प्रोसीजर होने के पहले। एडमिनिस्टर द डाइजेपाम, आस्क द क्लाइंट टू हिज बॉवल्स, हैव द क्लाइंट एम्प्टी हिज और हर ब्लैडर या फिर गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ऐसे केस में यदि पैरासिंथेसिस किया जाना है तो ऐसे केस में एज अ नर्स आपकी प्रायोरिटी होगी क्लाइंट का ब्लैडर है जो क्या करना है एम्प्टी करवा के रखना है, जिससे कोई भी बॉडी फ्लूइड सैम्पलिंग है जो की जाती है तो उसमें आपके लिए हेल्प। क्या कहेंगे इस टाइप के पेशेंट के लिए, यदि 10 साल का बच्चा है अस्थमा है तो किस चीज़ पर हम तुरंत एक्शन लेंगे, तो वो होगा सिटिंग अपराइट एंड रिफ्यूजिंग टू लाई डाउन। नेक्स्ट है यहाँ पर द आइटम शोन इन द इमेज, तो यहाँ पर 2 इमेज आपको दिख रही हैं एक ही चीज़ की हैं, तो ये है क्या। ऑप्शन में यहाँ पर साके टेप, मल्टीपर्पज टेप, ट्रियाज टेप या फिर रिस्ट टेप। तो यहाँ पर कौन सा है जो इमेज है जो यहाँ पर दिख रही है, तो ये जो इमेज दिख रही है यहाँ पर ये क्या है साके टेप, जिससे हम MUAC चेक करते हैं, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसको क्या कहेंगे साके टेप। अब यहाँ पर आपको 3 बैंड दिख रहे हैं, इसमें 3 कलर दिख रहे हैं ग्रीन, येलो और रेड। तो ये क्या करते हैं CVRT को प्रेजेंट करेंगे। तो यदि MUAC कितना हो 12.5 से लेके 13.5 तक हो, कितना सेंटीमीटर में यदि बात हो रही है तो 12.5 सेंटीमीटर से 13.5 सेंटीमीटर तक हो, दैट मीन्स बेबी क्या है फुली हेल्दी है। और यदि यही येलो कलर शो करेगा और ग्रीन भी शो करेगा लेकिन MUAC आपका 11.5 से कम जाता है, दैट मीन्स बेबी क्या है माल नरिश्ड, सीवियरली माल नरिश्ड कैटेगरी में आ जाएगा। तो MUAC की जो रेंज है यहाँ पर ये देखिए ग्रीन कलर तक शो हो रही है, दैट मीन्स बेबी क्या है फुली हेल्दी है। येलो आता है तो मॉडरेट है और रेड आता है तो सीवियरिटी है। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन दिस इमेज। तो यहाँ पर एक जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है वो क्या है, ऑप्शन में है यहाँ पर साल्टर स्केल, स्प्रिंग बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग स्केल या फिर बीम बैलेंस। तो यहाँ पर ये जो स्केल दिख रही है क्या, आपने जनरली जो 1 ईयर से कम एज के बच्चे होते हैं उनका वेट इस पे चेक किया जाता है, तो ये है क्या, तो यहाँ पर क्या है बीम बैलेंस। इमेज ध्यान से देखिए क्या है बीम बैलेंस। जो यहाँ पर अदर इमेज है ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन, लास्ट स्प्रिंग स्केल जिस पे हम बेबी को एक हुक यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पे लटका के बेबी का वेट चेक कर सकते हैं। लास्ट में साल्टर स्केल, ये आपने जनरली आंगनवाड़ी सेंटर में देखी होगी। नेक्स्ट वन इज माइलस्टोन शोन इन इमेज अपीयर्स एट एज। जो यहाँ पर बेबी जो हरकतें कर रहा है तो ये किस एज में करेगा, क्राउलिंग कर रहा है। ऑप्शन में 3 मंथ, 4 मंथ, 7 मंथ या फिर 10 मंथ। क्रीपिंग कहते हम तो वो होता 7 मंथ में, लेकिन यहाँ पर क्राउलिंग हो रही है तो कब होगी 10 मंथ की एज में। क्रीपिंग और क्राउलिंग में डिफरेंस है, याद रखना। जो बेबी यहाँ पर कर रहा है क्या है क्राउलिंग है, लेकिन जो क्रीपिंग होती उसमें बेबी क्या करता है अपना जो एब्डोमन है उसके बल पर क्या होता है खिसकता रेंगता, लेकिन यहाँ पर क्या है बेबी उसका एब्डोमन पूरा अप है, हैंड और नी के बल पर क्या कर रहा है क्राउलिंग कर रहा है। नेक्स्ट वन इज पैगेट डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो पैगेट्स डिसीज यहाँ पर किसके कारण होगी, हाइपोकैल्सेमिया, हाइपरकैलेमिया या फिर हाइपरकैल्सेमिया और नन ऑफ द अबव। जो पैगेट्स डिसीज है ये क्या है या फिर किसके कारण होगी, तो पैगेट्स डिसीज किसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये है यहाँ पर किसका बोन्स का, और ये किसके कारण होगा हाइपर कैल्सीमिया, जब कैल्शियम का लेवल कम होगा बोन्स में। तो यहाँ पर पैगेट डिसीज क्या है, तो ये हाइपर कैल्सीमिया के कारण। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा हाइपर कैल्सीमिया। और इसमें क्या होगा जनरली जो पैगेट्स डिसीज की कंडीशन है जो कि बोन्स को क्या होगा एक्सेसिव बोन रीअब्जॉर्प्शन के कारण यहाँ पर बोन्स में क्या होगा एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। तो ये किसको मेनली अफेक्ट करेगा, यहाँ पर द मदर्स प्लेसेंटा वेट 500 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच वुड बी द वेट ऑफ द फुल टर्म न्यूबॉर्न। तो यदि प्लेसेंटा का वेट 500 ग्राम है, 1/6 होता है बेबी के वेट के, तो यहाँ पर बेबी का वेट कितना होगा 2 kg, 3 kg, 4 kg या फिर 5 kg।
तो फुल टर्म प्लेसेंटा का वेट कितना होता है 500 से 600 ग्राम तक। अप्रॉक्सीमेट रेंज यदि पूछते तो 500 ग्राम होता है। और जब ये कब माना जाता है, जब बेबी का वेट नॉर्मली टर्म बेबी का वेट 2.5 से 3 kg तक होगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 3 kg। क्या होगा 3 kg। अब यदि आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि बेबी का वेट भी दिया है, प्लेसेंटा का वेट भी दिया है, तो प्लेसेंटा का वेट यदि पूछते हैं तो कितना होता है 1/6 ऑफ द बेबी वेट। कितना 1/6 ऑफ द बेबी वेट। और यदि अर्ली टर्म पूछा जाता है तो जो बेबी क्या हो, अर्ली टर्म का मतलब है कि बिटवीन 37 वीक 0 दिन 38 वीक 6 डेज, मतलब पूरे 39 वीक्स के टाइम पर ही डिलीवर होंगे। फिर आते हैं फुल टर्म जो कि 39 वीक्स से लेकर 49 वीक तक। लेट टर्म एंड पोस्ट टर्म। पोस्ट टर्म यदि पूछते हैं तो 42 वीक्स के बाद जो डिलीवरी होगी वो। नेक्स्ट वन इज लेबर इज टर्म्ड प्रेसिपिटेट इफ टोटल लेबर प्रोसेस कंप्लीट विद इन। तो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है पहले। तो यदि लेबर की प्रोसेस कितने घंटे में कंप्लीट हो जाती है तब हम उसको प्रेसिपिटेट कहेंगे। 1 आवर 2 आवर 4 आवर 5 आवर। तो प्रेसिपिटेट कहा जाएगा जब लेबर है जो पूरी प्रोसेस 2 घंटे में हो जाती है, उसके अंदर 2 घंटे के अंदर हो जाती है तो प्रेसिपिटेट। मोर देन 18 आवर से ज़्यादा लगते हैं तो प्रोलॉन्ग्ड लेबर। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्प्लिंट सोन इन द फोटोग्राफ। तो यहाँ पर फोटोग्राफ में आपको एक स्प्लिंट दिख रहा है फिंगर्स के यहाँ लगा हुआ, तो ये क्या है नकल ब्लेंडर स्प्लिंट, कॉकअप स्प्लिंट, थॉमस स्प्लिंट या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो यहाँ पर स्प्लिंट दिख रहा है आपको इमेज में, कौन सा स्प्लिंट है नकल ब्लेंडर स्प्लिंट, जो कि जनरली फिंगर फ्लेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। यदि किसी को फिंगर में कुछ डिसेबिलिटीज़ हो तो उनके लिए स्प्लिंट यूज़ किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं नकल ब्लेंडर स्प्लिंट। नेक्स्ट यहाँ पर आइडेंटिफाई द सिंबल सोन इन द इमेज। तो यहाँ पर इमेज में एक सिंबल दिख रहा है आपको, तो ये किसका है रेडिएशन हैजार्ड का, साइटोटॉक्सिक वेस्ट का, बायो हैजार्ड का या फिर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का। तो सिंबल दिख रहा है किसका है रेडिएशन हैजार्ड का। साइटोटॉक्सिक का ब्लू कलर से होगा और ऐसे ही सेम ब्लैक येलो होगा किसका बायो हैजार्ड का। बायोडिग्रेडेबल और रिसाइकिल का कैसा होगा ग्रीन कलर का होगा और उसमें 3 टाइप से पत्तियां बनी हो सकती या फिर कुछ ग्रीन एरो लगे रहेंगे जो क्या है बायोडिग्रेडेबल हैं। नेक्स्ट वन इज बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट फूड ड्रॉप इन क्लाइंट ऑन बेड रेस्ट इज टू यूज़। तो यदि किसी को फूड ड्रॉप से हमें प्रिवेंट करना है, पेशेंट कंप्लीट बेड रेस्ट पर है, तो कैसे करेंगे स्प्लिंट से, क्रेडल से, ब्लॉक से या फिर सैंडबैग से। कैसे हम फूड ड्रॉप को प्रिवेंट कर सकते हैं बेड रेस्ट वाले पेशेंट में सैंडबैग से। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी गिवन एन IM इंजेक्शन। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से मैक्सिमम कितनी वॉल्यूम एडमिनिस्टर कर सकते हैं 0.5 ml, 2 ml, 1 ml या फिर 6 ml। तो यदि IM इंजेक्शन की बात हो रही है तो मैक्सिमम वैल्यू की बात की जा रही है तो कितना 6 ml तक है जो हम दे सकते हैं एक बार में, एक साइड कितना दे सकते हैं 6 ml तक। नेक्स्ट वन इज कॉमनेस्ट कार्सिनोमा अमंग वुमेन इज। तो वुमेन में सबसे ज़्यादा होने वाला कार्सिनोमा कौन सा है ब्रेस्ट, सर्विक्स, ओरल कैविटी या फिर लंग्स। ये सभी होते हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन होता है वो कौन सा है कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ जिडोविडिन इज। जिडोविडिन का जो कि क्या है ART ड्रग है, क्या है ART ड्रग है, एड्स ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। यहाँ पर जिडोविडिन का एक एडवर्स इफेक्ट कौन सा है बोन मैरो सप्रेशन, नोजिया एंड वॉमिटिंग, लिथार्जिक या फिर हेडेक। तो जिडोविडिन का जो एक एडवर्स इफेक्ट है यहाँ पर वो क्या है बोन मैरो सप्रेशन, क्या है यहाँ पर बोन मैरो सप्रेशन। नेक्स्ट वन इज फ्यूनिस इज ऑल्सो नोन एज। अब यहाँ पर हो सकता है 10 से 15 क्वेश्चन आपको गायनिक के ऐड हो जाते हैं। तो फ्यूनिस का दूसरा नाम क्या है अम्बलाइकल वेन, अम्बलाइकल आर्टरी, अम्बलाइकस या फिर अम्बलाइकल कॉर्ड। तो फ्यूनिस का मतलब होता है अम्बलाइकल कॉर्ड। यदि नॉर्मल लेंथ पूछते हैं तो कितनी होती है 50 से 55 सेंटीमीटर। क्या है फ्यूनिस का दूसरा नाम है अम्बलाइकल कॉर्ड और अम्बलाइकल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है 50 से 55 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन इज फर्टिलाइजेशन ऑलमोस्ट ऑलवेज अकर्स इन द। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है यूट्रस में, यूट्राइन ट्यूब में, एम्पुलरी पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब या फिर इंटरस्टियल पार्ट ऑफ द यूट्राइन ट्यूब।
तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आपको पता है कहाँ पर होती है, एम्पुला में। कहाँ पर होती है, यूट्राइन ट्यूब का जो एम्पुला पार्ट है वहाँ पर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। लेंथ होती है जो फैलोपियन ट्यूब की कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर। फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में होगा, लेकिन इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है, यूट्रस में। नेक्स्ट वन इज एनीमिया विच इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 ड्यू टू लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर इज। तो यहाँ पर विटामिन B12 का कम एब्जॉर्प्शन होने के कारण जो एनीमिया होगा और इंट्रिंसिक फैक्टर की भी कमी होगी, तो वो कौन सा होगा, ऑप्शन में एप्लास्टिक, सिकल सेल, डाइमॉर्फिक या फिर एडिसन परनीसियस एनीमिया। जो एनीमिया विटामिन B12 की कम एब्जॉर्प्शन के कारण, ऐसा नहीं कि आप लेते नहीं हैं, लेते हैं लेकिन बॉडी प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है और कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स जिसकी कमी के कारण ऐसा हो रहा है, तो क्या है, तो वो यहाँ पर एडिसोनियन परनीसियस एनीमिया। नेक्स्ट वन इज द टर्म फ्लेगमासिया अल्वा डोनल्स रिफर्स टू। ये क्वेश्चन आपको नया लग रहा होगा कि फ्लेगमासिया अल्वा डोनल्स है जो क्या टर्म है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वेरिकोज वेन, वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, रेट्रोग्रेड एक्सटेंशन ऑफ पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो यहाँ पर जो फ्लेगमेसिया अल्वा डोनल्स का मतलब है क्या है, रेट्रोग्रेड एक्सटेंशन ऑफ पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, सेप्टिक पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहेंगे, जो कि पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें पोस्टपार्टम फीवर के साथ साथ जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक रहेंगी पेन के लिए वो काम नहीं करेंगी। इसको हम क्या कहेंगे, रेट्रोग्रेड एक्सटेंशन ऑफ पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या फिर सेप्टिक पेल्वो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। नेक्स्ट वन इज द सेंसस काउंट इज टेकन ओनली वंस इन ईयर। तो हमेशा सेंसस है जो कब लिया जाता है, 10 साल, कितना सॉरी एक बार, कब दिया जाता है, 10 साल में एक बार है जो सेंसस लिया जाता है। फर्स्ट सेंसस हुआ था 1881 में। इंडिया का लास्ट सेंसस यदि बात करें अभी तो 2011 में कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट वन इज जेट ट्रैक मेथड इज यूज्ड फॉर गिविंग IM इंजेक्शन बिकॉज। तो जेट ट्रैक मेथड में IM इंजेक्शन क्यों दिए जाते हैं, जो भी हेलोपेरिडोल है या फिर जो भी इरिटेबल मेडिसिन है वो जेट ट्रैक मेथड से ही दी जाती हैं, तो ऐसा क्यों, बिकॉज इट्स इजी एडमिनिस्ट्रेशन टू रिड्यूस द पेन, फास्ट एक्शन या फिर सील द मेडिकेशन। तो IM इंजेक्शन क्यों दिया जाता है जेट ट्रैक मेथड में, क्यों, क्योंकि ये क्या करेंगे, मेडिकेशन को सील कर देंगे, अदर टिश्यूज़ में मेडिकेशन लीक नहीं हो पाएगी, इससे इरिटेशन नहीं होगा। तो इसीलिए जेट ट्रैक मेथड IM इंजेक्शन को देने के लिए यूज़ की जाती है। जो भी इरिटेबल मेडिसिन होती हैं जनरली वो इसी जेट ट्रैक मेथड को अपना के एडमिनिस्टर की जाती हैं। नेक्स्ट वन इज ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट एल्कोहल विड्रॉवल सिम्टम इज। तो एल्कोहल विड्रॉवल सिम्टम को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी, नेलॉक्सोन, डायसल्फराम, एसिटामिनोफेन या फिर क्लोरडाइजेपॉक्साइड। जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी विड्रॉवल सिम्टम को ट्रीट करने के लिए एल्कोहल के, वो क्या होगी, क्लोरडाइजेपॉक्साइड। डाइसल्फराम एज एन डिट्रेंट के तौर पे काम की जाएगी, लेकिन क्लोरडाइजेपॉक्साइड है जो विड्रॉवल सिम्टम को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाएगी, वो भी किसके, एल्कोहल के। नेक्स्ट वन इज एल्कोहल इज यूजिंग इन क्लिनिकल सेटिंग फॉर द स्किन डिसइंफेक्शन, दिस एल्कोहल इज मेड अप ऑफ। तो हमने हॉस्पिटल में जो एल्कोहल देखा है, क्लिनिकल सेटिंग में एल्कोहल देखा है, तो वो किस टाइप के एल्कोहल से बना होता है, एथाइल, मिथाइल, एथेनॉल या फिर आइसोप्रोपिल। तो जो हॉस्पिटल सेटिंग में और आपके जो सैनिटाइजर्स हैं उनमें कौन सा एल्कोहल रहता है, तो उनमें होता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। कौन सा होगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। नेक्स्ट वन इज डेथ ऑफ अ वुमेन वाइल प्रेग्नेंट और विद इन 42 days of the termination of pregnancy irrespective of the duration and the site of pregnancy। यदि किसी वुमेन की डेथ प्रेगनेंसी में अब डिलीवरी होने से लेकर 42 दिनों के अंदर तक हो जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, IMR, NMR, MMR या फिर नन ऑफ द अबव। तो कंसीव करने से लेकर डिलीवरी के 42 दिनों तक भी यदि किसी फीमेल की डेथ होती है तो उसको हम क्या करते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, क्या कहेंगे हम यहाँ पर उसको, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट वन इज द फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट द एस्टिमेट फीटल वेटेज।
तो यदि मान लीजिए आपको फीटल वेट पता नहीं है, तो फीटल वेट को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अपनाया जाएगा? जॉनसन्स फॉर्मूला, नेगल्स, जैकॉब्सन्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो बेबी का जो फीटल वेट है हमें पता करना है, तो किससे अपना चेक करेंगे हम? जॉनसन्स फॉर्मूला से। किससे करेंगे? जॉनसन्स फॉर्मूला से। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू दैट क्या किया जाएगा? फीटल वेट इन ग्राम्स माइनस 155 इंटू फंडल हाइट इन सेंटीमीटर माइनस के। तो यहाँ पर के क्या है? फीटल हेड है एट माइनस स्टेशन में। 12 जो यहाँ पर यूज, यदि मान लीजिए यहाँ पर रहा कि फीटल जो वेट हमें ग्राम में पता करना है, तो 150 इंटू फंडल हाइट इन सेंटीमीटर माइनस के है जो, और के यहाँ पर क्या है? फीटल माइनस स्टेशन है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा के, जॉनसन्स फॉर्मूला लगा के फीटल के वेट को हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन इज। तो यदि किसी के प्रॉपर पीरियड्स नहीं आते हैं, तो ओवुलेशन की प्रोसेस नहीं होती है, तो कौन सी ड्रग है जो ली जाएगी ओवुलेशन को इंडिकेट करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए? जिसके पीरियड्स टाइम पर नहीं आते हैं, ओवुलेशन की प्रोसेस नहीं होती है, तो वो अपने पीरियड्स टाइम पर लाने के लिए, ओवुलेशन के लिए क्या करते हैं? मेडिसिन लेते हैं। तो कौन सी मेडिसिन है? ऑप्शन में प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, मेटफॉर्मिन या फिर क्लोमिफिन। तो मेडिसिन ली जाएगी ओवुलेशन इंड्यूस करने के लिए, वो क्या है? क्लोमिफिन। क्या है? क्लोमिफिन ओवुलेशन इंड्यूसिंग एजेंट है जो कि दिए जाते हैं ओरली। नेक्स्ट वन इज कैंसर ऑफ द सर्विक्स इज कॉज्ड बाय। सर्वाइकल कैंसर होने का जो कॉज है वो क्या है? HPV, HIV, ट्रिपनोमा पैलिडियम या फिर ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। तो यहाँ पर जो कॉज है वो क्या है? वो HPV वायरस। क्या है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस मोस्ट कॉमन कॉज है किसके लिए? सर्विक्स कैंसर के लिए। ट्रिपनोमा पैलिडियम कॉजेटिव एजेंट है किसका? सिफिलिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाउस होल्ड वेस्ट इंक्लूडिंग वाटर अदर देन एक्सक्रीटा इज रिफर्ड एज। तो हाउस होल्ड वेस्ट जिसमें एक्सक्रीटा दैट मीन्स फीकल मटेरियल इंक्लूड नहीं है, तो क्या है? सीवेज, रिफ्यूज, गार्बेज या फिर सलीज। तो यहाँ पर उस वेस्ट का क्या नाम दिया जाएगा जिसमें क्या है? एक्सक्रीटा है जो मिक्स्ड नहीं है, तो क्या है यहाँ पर? सलीज। क्या है? सलीज। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन द साइज और मास ऑफ द टिश्यू इज नोन एज। यदि बॉडी की साइज और टिश्यू बस बढ़ते हैं तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? ग्रोथ, मैच्यूरेशन, डेवलपमेंट या फिर प्रोग्रेस। क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाएगी कि बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उनकी ग्रोथ बस हो रही है, बाकी और कुछ है जो नहीं हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा यहाँ पर ग्रोथ। क्या कहलाएगा? ग्रोथ। ग्रोथ में क्वांटिटेटिव है, मेजरेबल है, जिसको हम सेंटीमीटर और इंच पाउंड में चेक कर सकते हैं। जैसे वेट है, हाइट है, किस में आएंगे? ग्रोथ में। डेवलपमेंट में मैच्यूरेशन होंगे, फंक्शनिंग होगी, स्किल होगा, बच्चों का बोलना होगा, ये सब किस में आएगा? डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है यहाँ पर टू कंप्यूट IQ विच फॉर्मूला इज यूज। तो IQ कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो है इंटेलिजेंटी क्वांटो के लिए, तो वो मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अब यदि आपको एग्जाम में मेंटल एज 10 दे दी जाती है, क्रोनोलॉजिकल एज 20 दी जाती है, तो आपको क्या करना है? उसको 100 से गुणा कर देना है। जो आपका निकल के आएगा वो क्या होगा? IQ होगा। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट टेस्ट डेवलप टू मेजर इंटेलिजेंसी वॉज डिजाइन बाय। तो पहला टेस्ट है जो इंटेलिजेंसी के लिए बनाया गया था, किसने बनाया था? ब्रेचलर ने, विलियम स्टर ने, बिनेट सैमन ने या फिर नन ऑफ द अबव ने। तो यहाँ पर जो टेस्ट है इंटेलिजेंसी टेस्ट पहली बार किसने बनाया था? बिनेट सैमन ने। किसने? बिनेट और सैमन ने। नेक्स्ट वन इज एट विच एज साइज ऑफ हेड रीच 90% ऑफ द एडल्ट हेड साइज। तो बच्चे की जो हेड की साइज है, सिर की साइज है, वो एडल्ट की साइज के 90% तक कब हो जाएगी? 3 साल में, 4 साल में, 8 साल में या फिर 10 साल में। जनरली जो इन्फेंट्स होते हैं उनका एडल्ट के बराबर 90% तक हेड का साइज हो जाता है 3 साल की एज में। कब हो जाता है? 3 साल की एज में। नेक्स्ट है यहाँ पर मिसेस प्रीति 22-year-old लेडी डिलीवर्ड अ प्रीमेच्योर बेबी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूजफुल फॉर द न्यूबॉर्न बेबी। तो यहाँ पर बेबी के लिए कौन सी मेडिसिन है जो दी जाएगी यदि प्रीति नाम की पेशेंट का बेबी प्रीमेच्योर डिलीवर हो गया है? तो ऑक्सीटोसिन, रेनिटिडिन, डेक्सामेथासोन या फिर टेस्टोस्टेरोन।
तो मेडिसिन दी जाएगी यदि प्रीटर्म डिलीवरी हो गई है, प्रीमेच्योर बेबी डिलीवर हो गया है। कौन सी मेडिसिन बेबी के लिए हेल्पफुल होगी, वो होगी डेक्सामेथासोन, लंग मैच्यूरेशन में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर क्या दिया जाएगा, डेक्सामेथासोन। नेक्स्ट वन इज A 2-year-old male child has following manifestation: chest enrolling, wheezing, fever. Which will be the most appropriate group of drug for the child? तो यहाँ पर जो साइन बताए जा रहे हैं, चेस्ट एंड्रॉइंग, वीजिंग और फीवर, ये तीनों साइन किसके, निमोनिया के। और इन तीनों साइन का जो ट्रीटमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर एंटीबायोटिक है जो यहाँ पर स्टार्ट किए जाएंगे। साइन है जो चेस्ट एंड्रॉइंग, वीजिंग, फीवर, निमोनिया के साइन है ये तीनों, लेकिन जो यहाँ पर आपका ट्रीटमेंट दिया जाएगा वो क्या होगा, एंटीबायोटिक। नेक्स्ट वन इज इन अ पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच इज अ एम्ब्रियो पीरियड। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में एम्ब्रियो पीरियड कब कहलाएगा, 0 to 14 डेज, 14 से 8 वीक, 8 वीक से 38 वीक या फिर नन ऑफ दी अबव। यदि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पूछा है तो कितना होगा, 14 दिन से लेके 8 वीक तक का। कितना होगा, 14 दिन से लेके 8 वीक तक का। प्रीनेटल पीरियड में जाइगोट पूछते हैं तो 0 to 14 डेज, फिर आता है एम्ब्रियोनिक स्टेज तो 14 से 8 वीक की, फिर आता है फीटस 8 वीक से लेके एट द टाइम ऑफ बर्थ तक फीटल है जो माना जाएगा। पोस्ट नेटल में आते हैं अर्ली न्यूनेट जो फर्स्ट 7 वीक के होते हैं, फिर आते हैं लेट जो कि 7 दिन से 28 दिन के, फिर होते हैं इन्फेंट जो कि पूरे 1 साल के होंगे, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, टोटलर 1 से 3 साल, फिर प्री स्कूल 3 to 6 ईयर होगा, स्कूल एज 6 से 10 साल होगी गर्ल्स में, बॉयज़ में 6 से 12 साल तक, एडोलेसेंसी होगी 13 से 18 साल। लेकिन एडोलेसेंट स्टेज यहाँ पर गलत टाइप हो गई है। जनरली जो एडोलेसेंट स्टेज होती है वो कितनी होती है, 10 to 19 ईयर तक अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जूनोटिक और जूनोसिस डिसीज। जूनोटिक समझ लीजिए आप, जूनोटिक का मतलब होता है ऐसी डिसीज जो किसी इन्फेक्टेड एनिमल से आपको ह्यूमन बीइंग को लगे। क्या है, एनिमल टू ह्यूमन बीइंग में होने वाली डिसीज जूनोटिक डिसीज कहलाती है। और इनमें से जूनोटिक डिसीज कौन सी है, तो वो रेबीज। इन्फेक्टेड एनिमल के बाइट करने से ह्यूमन बीइंग में होगा वो क्या होगा, रेबीज। और किस टाइप की डिसीज है, यहाँ पर एनिमल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो क्या है, जूनोटिक डिसीज। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी को कब अपनाया था, 1997, 1996, 1965 या फिर 1993 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को एक्सेप्ट किया था 1993 में, 1993 में। नेक्स्ट वन इज एक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज बेस्ड बिकॉज इट इज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी एंड गेट्स एक्सक्रीटेड। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन है जिसका यदि हमने ज़्यादा बॉडी में एडमिनिस्टर कर दिया तो स्टोर ना होके बल्कि बॉडी से एक्सक्रीट भी हो जाता है। तो ये कौन सा विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन के या फिर विटामिन डी। तो अब यहाँ पर जो विटामिन बॉडी में स्टोर नहीं होगा बल्कि एक्सक्रीट हो जाएगा वो होंगे विटामिन बी और विटामिन सी। बाकी फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि इतनी इजीली बॉडी से फ्लश्ड आउट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो वेस्ट यहाँ पर किसी भी विटामिन को हम ज़्यादा ले लेते हैं, किस विटामिन को, इसके कारण वेस्ट भी होगा ना ही बॉडी में वो स्टोर होगा, तो क्या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। सिम्टम्स लाइक चिलोसिस, ग्लोसाइटिस, रेड एंड शाइनिंग लिप्स, इन्फ्लामेशन एंड बर्निंग आई एंड स्क्रोटल डर्मेटाइटिस इंडिकेट डेफिशिएंसी ऑफ। तो इतने सारे जो साइन है यहाँ पर किस डिसीज़ के साइन हैं, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B2। तो किसके यहाँ पर जो साइन है आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। और बहुत सारे लोगों को कुछ आइडियाज़ टिप्स चाहिए थी, मेरे ब्लॉगिंग चैनल को आप लोग ज़रूर फॉलो करें। कीर्तिस ब्लॉगिंग के नाम से आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।